नेक्स्ट है, अभी हम लोग कुछ टॉपिक को देख रहे हैं, जैसे पॉल्यूटेंट। एक वर्ड को समझेंगे, लोग तो जला करके यूज करते हैं वो पॉल्यूटेंट वगैरह। देखिए, पॉल्यूटेंट इन द सेंस ये नहीं है कि वो जो पार्टिकुलर आइटम जिसको आप पॉल्यूटेंट कह रहे हैं वो हमेशा ही खराब होता है ना। अगर हमारा रिक्वायर्ड लेवल से जितना कहीं किसी पार्टिकुलर प्लेस पे किसी का कंसंट्रेशन चाहिए, और उस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से किसी चीज का ज्यादा हो जाना ही पॉल्यूटेंट का जरिया है, तब उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल है, तो मान लो कि पॉल्यूटेंट कंडीशन में क्या होगा कि मोर देन रिक्वायर्ड लेवल इन अ पार्टिकुलर मीडियम। ये सिंपल डेफिनेशन आप बोलते हैं, इन अ पार्टिकुलर मीडियम, कि किसी ऐसा कोई मीडियम है और उस मीडियम में किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड लेवल, है ना, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ particular matter more than required level of particular matter in a particular medium. For example, मैं यहाँ particular का सेंस अलग है, particular का सेंस अलग है, मैं इसको गाइड कर रहा हूँ। For example, सपोज करते हैं हमने particular medium एटमॉस्फेयर को कंसीडर कर लिया, एटमॉस्फेयर को कंसीडर कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर में हमें CO2 नहीं चाहिए। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं होगा तो हम लोग को फूड प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। जितनी भी प्रोड्यूसर हैं, जैसे लाइक प्लांट, प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट। तो प्लांट तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए CO2 चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब CO2 का होना जरूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो CO2 0.03% है ना, 0.03%। और इस यही परसेंटेज का, और मान लेते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाए, 0.03% से ज्यादा हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर, तब यही CO2 क्या करेगा? पॉल्यूटेंट का कारण बन जाएगा, पॉल्यूटेंट बन जाएगा। CO2 का होना जरूरी था, लेकिन अब यही परसेंटेज बढ़ गया, एक पॉल्यूटेंट का कारण। नेक्स्ट क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल, है ना, हमारे कंडीशंस के अंदर में जो है, सपोज कर रहे हैं मीथेन है, ये सभी हमारे पास गैस है। मीथेन के बाद में इसका भी कंसंट्रेशन डिजायर्ड लेवल से ज्यादा होना जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप सिंपली देखिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन कितना है? 78% अप्रॉक्स। ऑक्सीजन है, क्या है हमारे पास? तो ऑक्सीजन का है कंसंट्रेशन हम लोग 21% अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं। अब ये सिचुएशन में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होना, मतलब इन सभी के कंसंट्रेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट होना। अब आपके माइंड में आएगा, है ना, कि सर ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो और ज्यादा कंसंट्रेशन में आएगा तो हमारे लिए बेटर है। तो जब इसका परसेंटेज कम हो जाएगा तो और सभी तो है एटमॉस्फेयर में गैस, उसका भी तो जरूरत था, तो ये परसेंटेज में ज्यादा आएगा तो वो अपने लेवल से भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम पर आ जाएगा। अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज कर गया तो दूसरे का परसेंटेज बहुत कम जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव इंपैक्ट वहां से नहीं बन रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि डिजायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाना किसी चीज, तो डिजायर्ड लेवल से ज्यादा हो जाना, तो इसका मतलब जो चीज डिजायर्ड लेवल से ज्यादा है वो एक पॉल्यूटेंट है, और उस पॉल्यूटेंट के कारण जो इफेक्ट होते हैं, है ना, वो पॉल्यूटेंट के कारण जो इफेक्ट आ जाएगा वो पॉल्यूशन का जरिया बन जाएगा। किसका जरिया बन जाएगा? पॉल्यूशन का जरिया। मींस एयर पॉल्यूटेंट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेंट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूटेंट लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। मींस सॉइल के अंदर में किसी चीज का परसेंटेज जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो, है ना, या जो रेंज होना चाहिए था उससे भी बहुत कम हो गया, ये भी एक जरिया हम बोल सकते हैं। तो मोर देन, मैं यहाँ पर मेंशन करके क्या हूँ, मोर देन, आप लेस देन भी की कंडीशन में भी जा सकते हैं, कि लेस देन भी होना, डिजायर्ड लेवल से लेस भी होना, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएशन का कारण है।
और ये डिजायर्ड लेवल से डाउन चला गया तो दूसरा वाला अप चला गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। पॉल्यूटेंट किसका कारण बनता है? पॉल्यूशन। हम इसी बेसिस को प्रोसीड कर रहे हैं। अब आगे की तरफ में पॉल्यूटेंट का कारण बन गया है, सपोज करते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन। अब ये समझने की कोशिश करें, एयर पॉल्यूशन को कोशिश कर रहे हैं समझने की, है ना। तो एयर पॉल्यूशन में क्या होगा? एयर के अंदर रहने वाले जितने भी गैसेस हैं, है ना, उनका एक डिजायर्ड लेवल से जो भी एक रेंज है, परसेंटेज रेंज है, उससे डिस्टर्ब हो जाना। डिस्टर्ब होगा तो एयर पॉल्यूशन का कारण बन जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन का अगर कारण बनता है तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा? प्लांट पे भी आएगा। प्लांट भी तो ग्रो कर रहा था, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रॉपर फर्टाइल नेचर का नहीं हो पाएगा। ग्रेन्स का जितना वेट मिलता था उतना वेट नहीं मिल पाएगा, उतना भार उसका वजन नहीं आ पाएगा, है ना। सेकेंड थिंग मैटर क्या होगा? हम लोग ह्यूमन बींग्स को डिस्टर्ब होगा, डिफरेंट टाइप्स के डिजीज का अटैक हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स का डिजीज अटैक आ जाएगा हम लोगों पे, एनिमल्स पे अटैक आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। तो लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें क्या करना होगा कि कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। तो देखिए एयर पॉल्यूशन में आज के में सबसे पहला फंडा जानते हैं, देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। जैसे व्हीकल हो गया, ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री, है ना, ये सब के सभी है हमारे रिस्पॉन्सिबल एयर को पॉल्यूट करने के लिए। ऐसे बहुत सारा फैक्टर, लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के लिए क्या है? तो ऑटोमोबाइल से होने वाले जो प्रॉब्लम क्रिएशन है, तो ऑटोमोबाइल में आप डीजल, पेट्रोल, ये सब कुछ प्रोडक्ट आपने यूज किया। जब वही डीजल और प्रोडक्ट जब इंजन के अंदर में कंबसन में जाएगा, जब उसका कंबसन होगा, तो जब वो कंबसन होगा, हो सकता है कंबसन होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिला। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोल है, डीजल है, उसको कंबसन होने के लिए जितना चाहिए, जैसे क्या होता है कि कार्बन है आपके पास, और कार्बन को कंप्लीट कंबसन होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल रहा है, ये CO2 में चला गया। तो CO2 में चला गया तो CO2 में, अब CO2 के अंदर में कन्वर्ट हो गया है, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। और दूसरी सिचुएशन को हम लोग देखते हैं कि अगर यही कार्बन का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो कार्बन का ही जरिया है ना, डीजल पेट्रोल क्या है, कार्बन का परसेंटेज वहाँ पर है। तो अब कार्बन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था उसको कंबसन के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, अब उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लेस मिल रहा है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। तो अब क्या होगा? जब उसके चेंबर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होगा, उस सिचुएशन में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि अगर ये CO2 और ज्यादा मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जा रहा है, तो जब मैं ब्रीथ करूंगा, इनहेल करूंगा, जब सांस लेंगे तो उस केस में CO2 तो जाएगा। तो CO2 जाएगा, मान लेते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ा हुआ है थोड़ा समय के लिए, मैं अपने लाइफ से रिलेटेड देख रहा हूँ। तो CO2 हमारे गया। अब CO2 ब्लड क्या करता है? हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड, हमारा जो ब्लड है, जो ब्लड के अंदर में जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसमें हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को जिस टेंडेंसी से अपने साथ ज्वाइन करेगा उसके 4 गुना ज्यादा टेंडेंसी, 4 गुना नहीं, 400 टाइम्स मोर टेंडेंसी के साथ, 400 गुना ज्यादा इफेक्ट के साथ उसे ज्वाइन करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को जिस अफिनिटी के साथ अपने तरफ ज्वाइन करेगा, जब हमने सांस लिया, उससे 400 टाइम्स मोर इफेक्टिव टेंडेंसी के साथ CO को ज्वाइन करेगा। मीन्स अगर ऑक्सीजन भी है और CO भी है हमारे लंग्स के अंदर में, ये हमारे पास लंग्स का एक एल्वियल है ना, एल्वियोलस में बता दे रहा हूँ, एल्वियोलस है और इसी में ब्लड कैपिलरी होता है। तो जो हमने ये किया वो कहाँ पे गया? ये हमारे एल्वियोलस में गया। अब एल्वियोलस में जा रहा है तो इस सिचुएशन में जो ब्लड कैपिलरी के अंदर हेमोग्लोबिन है, अब इस एल्वियोलस में क्या आया हमारे पास में? ऑक्सीजन भी आया, CO भी आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गया, CO भी आ गया, CO2 भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। ये तीनों को अपने समझते हैं कि ऑक्सीजन भी आया, CO भी आया, CO2 भी आया। तो हमने क्या देखा है कि ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन इसको जितना इजीली क्या करेगा, अपने साथ में अटैच करवाएगा, उससे 400 टाइम्स मोर इफेक्टिव है CO के साथ।
तो CO को आसानी से क्या करेगा, हेमोग्लोबिन अपने साथ में अटैच करवा लेगा। तो क्या बना लेगा, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन प्रोडक्ट बना लेगा। कैसा बना लेगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। एक कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो बनाएगा, एक प्रोडक्ट जो बनेगा, ये हमारे ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर जहां तहां क्लॉट करते हैं। अब ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड की सप्लाई हर एक पार्ट को प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा, तो उससे अफेक्टेड हमारा ऑर्गन डिस्टर्ब होगा। ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया, इसका क्या कारण क्या होगा कि हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं से। ये पॉल्यूशन क्या है, कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगा हमारे लिए, ब्लड को क्लॉट कर दिया। ठीक है, तो यही रीजन को लेकर के हमारा ऑटोमोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। ऑटोमोबाइल का पॉइंट ऑफ व्यू में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, डीजल पेट्रोल का कंबशन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज होता है। ध्यान देते चलना कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन मींस कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। कब रिलीज होगा, जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, जितना एयर चाहिए था उतना नहीं मिला, ये भी रिलीज हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स ETC, ये सब प्रोडक्ट हमारे रिलीज हो रहे हैं। अब ये इसके रिलीज होने से क्या इम्पैक्ट आएगा, अब इसके रिलीज होने से क्या इम्पैक्ट आएगा, अब ये देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मींस NOx, यहाँ आपको 1 2 3 वेरिएंट इसका एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब ये हमारे एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि ऑटोमोबाइल तो लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आजकल थोड़ा भी दूर जाना है तो साइकिल छोड़ो भाई, बाइक से चलते हैं, व्हीकल का यूज कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में इन सभी चीज़ों का गैस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब एक कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट मिला यहाँ पर, देखिए एटमॉस्फेयर में एक बढ़ गया, एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज कर दिया। सपोज कर रहे हैं कि जब अब रेनफॉल होगा, बारिश होगी, जब रेनफॉल होगा, अब उस सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, तो देखिए अब उस सिचुएशन में जब रेनफॉल आएगा तो उस पहले से क्या है, वाटर हमारे पास रेनफॉल हो रहा है, उससे प्योर रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि इवेपोरेट होकर गया होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन वही रेन जब हो रहा है एटमॉस्फेयर से होकर तब पॉल्यूट होगा और एसिडिक रेन बन जाता है। तो अब H2O है, वाटर था, और वाटर के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में जो ओजोन लेयर है, थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा साइड है, थोड़ा समझने के लिए आपको पॉइंट आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है इजीली। तो हमारे एटमॉस्फेयर को मान लेते हैं कि ओजोन लेयर है। लोग आजकल रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, AC यूज कर रहे हैं, उस सिचुएशन से क्या होता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन होता है। अब वो क्लोरीन क्या करेगा, इस ओजोन लेयर को मतलब O3, ओजोन मींस O3, अब इस O3 को एक क्लोरीन जाकर, जो क्लोरीन एटम है इसको क्या करेगा, जाकर के थिनर कर देगा, मतलब इसको ब्रेक कर देगा, ओजोन लेयर को ब्रेक किया। तो ओजोन लेयर का थिकनेस पहले इतना था, और सपोज करें कि अब ये क्लोरीन जब गया तो क्लोरीन ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ओजोन लेयर की थिकनेस क्या हो गया, अब रिड्यूस हो गया, ओजोन लेयर की थिकनेस रिड्यूस हो गया। ऐसे ही क्या होगा, डे बाय डे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो है ओजोन लेयर काफी थीन बन जाएगा। सपोज करते हैं कि ओजोन लेयर काफी थीन हो गया, काफी पतला हो गया। अब ये क्या, क्लोरीन जब हो रहा था, तो जब क्लोरीन इसे ब्रेक कर रहा था इस ओजोन को, तो इसके ब्रेकिंग के कारण, क्लोरीन के इफेक्ट के कारण ये जो ओजोन था यानी O3 था, वो किसमें ब्रेक हो जाता है। अब ये O3 जो है आपके पास में, ये किससे ब्रेक हो जाएगा, फ्री ऑक्सीजन एंड मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में तोड़ रहा है, यहाँ ध्यान देना है बात। और ये जो है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन काफी, मोनो एटॉमिक क्लोरीन, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, मोनो फॉर्म, ये काफी रिएक्टिव होता है। क्या होता है, काफी रिएक्टिव। हम जो सांस लेते हैं तो हमको ब्रीथ करने के लिए हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन O2 का हो, O3 का भी नहीं होता, O2 का हो। अब यहाँ पर क्या है, O2 के साथ साथ O ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक किसने किया है, क्लोरीन ने किया है। ठीक है, ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन हमारे पास ब्रेक हो रखा है। तो ये कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में होगी, एटमॉस्फेयर में हो गया। दूसरी सिचुएशन कि ये जो लेयर था काफी थिन हो गया, सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रे होगा, अब आसानी से इसको, एनर्जेटिक होता है अल्ट्रावायलेट रे, सब एनर्जेटिक रे होता है। अब ये आसानी से आकर कभी इस लेयर, तो काफी पतला हो चुका है, ये आसानी से इस लेयर को ब्रेक कर देगा और यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा, आसानी से ब्रेक कर देगा, यहाँ होल बन जाएगा, होल बन जाएगा।
अब ये पाथ ओपन हो गया। अब पाथ जब ओपन आ गया तो सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा था वो जो लेयर, अब हो गया क्या, उसमें होल आ गया। अब कभी भी रे इस साइड से आएगा वो आसानी एंटर कर जाएगा कहाँ, हमारे अर्थ के सरफेस पे। हमारे अर्थ की सरफेस पे आसानी से एंटर करेगा, टॉपिक कहीं अलग नहीं जा रहा, ध्यान देना। अब अर्थ की सरफेस पे और जब आसानी से एंटर कर जाएगा तो हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लाइट, जैसे हम लोग हैं तो हमारे स्किन पे पर, और स्किन पे आता है तो हमारे स्किन के अंदर में अल्ट्रावायलेट स्किन कैंसर कर देगा। स्किन कैंसर कैसे कर देगा, किस टाइप का स्किन कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर, ध्यान देना है, स्क्वैमस सेल कैंसर। ये क्या होगा, स्क्वैमस सेल कैंसर मतलब स्किन का जो आउटर लेयर है उसको क्या करेगा, है ना, कैंसरस जो पार्ट है वहां पर डेवलप कर देगा, ठीक है। स्क्वैमस सेल कैंसर का रीजन बनेगा। प्लस स्किन से जो अंदरनीथ है जिसको बसल लेयर कहते हैं, बसल लेयर, स्किन से नीचे वाले पार्ट, वहां पर भी कैंसर का कारण बन जाएगा। इसी बेसल लेयर में, है ना, इसी बेसल लेयर के अंदर में बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पिगमेंट जो पाया जाता है अब उस पिगमेंट में भी कैंसर करते हैं। ये तो हमारा पता चल गया कि भाई ये अल्ट्रावायलेट रे हम लोग को कितना हार्म करेगा, हमारे स्किन को, स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कितने बेस से मैंने बताया, तो बताया एक स्क्वैमस सेल कैंसर कर सकता है, मतलब स्किन का आउटर लेयर का जो सेल है उसको डिस्टर्ब कर देगा, फंक्शनिंग सिस्टम को। दूसरा क्या, बेसल लेयर, स्किन से जो नीचे है वो लेयर को, वहाँ पर क्या होगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, उस सेल को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, बेसल लेयर से, बेसल लेयर में बहुत सारे पिगमेंट है, उसमें कैंसर की इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये इम्पैक्ट हमारा कहाँ पे मिला, इससे, इसके जरिए ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का इम्पैक्ट के कारण ये इफेक्ट देखने को मिला अभी। अब इसी के इम्पैक्ट का और इफेक्ट देखने को मिला, अब वो देखते हैं वो इफेक्ट क्या है। जो मेरा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वहां तक बीच में टॉपिक आया इसलिए गाइड करना पड़ा। तो अब ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन आ चुका है, अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है क्लोरीन के इम्पैक्ट से ब्रेक हो चुका है। अब मोनोएटॉमिक हाईली रिएक्टिव, कैसा, हाईली रिएक्टिव, अब ये आसानी से रिएक्ट करते हैं, है ना। अब इस सिचुएशन में अब देखिए जब रेनफॉल होगा, अब रेनफॉल हम लोग एसिड रेन की तरफ चल रहे हैं इसी टॉपिक को हेल्प से। अब रेनफॉल होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में भाई सल्फर डाइऑक्साइड आ चुका है। कहाँ से आया था सल्फर डाइऑक्साइड, तो मैंने एक सोर्स को एग्जांपल के रूप में ऑटोमोबाइल ले लिया, ऑटोमोबाइल से आया था, तो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे में। रेन है, रेन में कौन सा है, वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी वाटर है, वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर है, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। और ये तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरस एसिड बनाया। आप कहोगे सर मैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जानता, अच्छा वो भी है। अब ये सल्फ्यूरस एसिड आ गया, और सल्फ्यूरस एसिड के बाद अभी भी तो फ्री ऑक्सीजन था, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन है कि एटमॉस्फेयर में, अब ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट करेगा, काफी रिएक्टिव है। तो सल्फ्यूरस एसिड से रिएक्ट करके फिर क्या कर देगा, यहाँ पे H2SO4 फॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अब हमारा रेन क्या हो गया, एसिडिक हो चुका है, वाटर वाला ये रेन है, अब एसिडिक हो चुका है। कहाँ इम्पैक्ट करेगा, कहाँ स्ट्राइक करेगा, तो मान लेते हैं कोई मॉन्यूमेंट्स है, कोई बिल्डिंग है जहाँ मार्बल्स वगैरह लगा हो, और उस पर अटैक करेगा, एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का अटैक आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ताजमहल का जो प्लेट है उसका, मार्बल्स का, वो क्या होगा, कलर को डिकलराइज कर देगा, एसिड डिकलराइज कर देगा, क्योंकि जो मार्बल्स है उसमें लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक नेचर का प्रोडक्ट होता है, और ये एसिड है, तो एसिड और बेस जहाँ पे मिलेगा तो साल्ट बना लेगा और वाटर रिलीज कर देगा। तो अब तो प्रोडक्ट चेंज हो चुका है, पहले आपको लग रहा था कि मार्बल का मटेरियल हमारे पास, अब उसमें केमिकल नेचर चेंज हो चुका है, तो केमिकल नेचर चेंज तो उसका स्ट्रेंथ भी वहाँ पर डाउन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल वगैरह के, जैसे ताजमहल के रिगार्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि डिकलराइज है ना, रीजन क्या है, एसिड। दूसरी है, अब एसिड का नेगेटिव इम्पैक्ट, तो एसिड का दूसरा इम्पैक्ट आप नेगेटिव बोल सकते हैं, सॉइल। हम लोग अपने सॉइल पार्टिकल्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
जितना वास्ट पॉपुलेशन है उसका नीड को फुलफिल किया जाए, वहाँ तक जो हमारा जो यहाँ से ग्रेन्स आए वहाँ तक लोगों को पहुँचाया जाए। ऊपर से अभी आपको क्या लगा रखा है, एसी ड्रेन का इम्पैक्ट आ गया, पॉपुलेशन ज़्यादा तो पोल्यूटेंट भी तो बढ़ा ना, है ना। तो अब एसी ड्रेन हो रहा है तो अब सॉइल पार्टिकल्स के बाद जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बना हुआ था वो डाउन चला जाएगा। बहुत ऐसे बैक्टीरिया भी है, बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स के अंदर में है, जो हमारे सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब एसिड जाएगा, जैसे एसिड रेन का इम्पैक्ट जाएगा, पानी एसिडिक हो चुका है, जब वो जाएगा सॉइल के अंदर में तो क्या करेगा, तो जब वो सॉइल के अंदर में जाएगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तो डिस्टर्ब कर दिया, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा रहा था। कांच कैसे बढ़ा रहा था, तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को गेन करता था और नाइट्रोजन को गेन करके किस रूप में, नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था, जिसके रूप में सॉइल यूज करता था। ये कंडीशन हमेशा माइंड में रहे, आपको माइंड में आएगा कि सर जब नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है ही तो हवा फ्लो करता है, विंड जब फ्लो करता है उस लैंड को टच करता है, अपने आप सॉइल उसको अटैच कर लेना चाहिए था। क्या जरूरत था यूरिया डालने का, यूरिया से तो नाइट्रोजन की सप्लीमेंट, नाइट्रोजन की सप्लाई होती है वहाँ से, क्या जरूरत था यूरिया डालने का। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि कभी भी फ्री स्टेट का नाइट्रोजन, फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कभी भी सॉइल यूज नहीं करता, उसको कन्वर्ट करके यूज करता है। और कन्वर्जन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो रिस्पॉन्सिबल, जिसकी डेथ कैसे हुई, एसिड रेन से। अब तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, अब तो और आपकी जो नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी था इंडियन सॉइल के अंदर में और डाउन चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब और ज़्यादा यूरिया यूज कीजिए, पैसा लाइए। कंडीशन क्लियर हुआ कि नहीं है। एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ से बन गया था, ये कैसे एसिड आया, ये क्लियर हो गया। और कहोगे सर कि ऐसे तो ठीक एसिड समझ में आ गया, यहाँ से आया। एक और भी है सर कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी आप बोले थे रिलीज हो रहा है। हाँ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हुआ, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, रेन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है H2O के फॉर्म में। और ये फिर ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और इनों के साथ साथ क्या है हमारे पास में, फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन भी है, वो भी है, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन ये भी है। तो क्या बना लेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड। जनरली 3 एसिड आपको स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ से भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी बना रहा है, तो स्ट्रॉन्ग वाला बना है ना, इम्पैक्ट और खतरनाक है। तो शायद मेरा अंदाज से आप लोगों को पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एयर पॉल्यूशन के अंदर में कैसे जब पॉल्यूटेंट इंक्रीज करते हैं तो हमारे सराउंडिंग को, हमारे नेचर को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, है ना। ये सारा पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है।